गुड आफ्टरनून सर। अरे आज तो कृतिका का भी प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ है। हाँ, कृतिका का प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ है आज तो। नहीं, और प्रावी का गायब है ना। पिक्चर पिक्चर लगा के रखो और क्या। नहीं, इतना अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स आप लोग खिंचाते हो, उसको लगाना चाहिए। हैं? ना सनातन ने भी लगाया हुआ है, देखो सोते हुए, है ना। सनातन राज का फोटो लगा हुआ है, ऐसे लग रहा है सो रहा है उसको। नहीं, ठीक है चलो। तो मेरे ख्याल से आज आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की लास्ट क्लास है ना। तो बहुत लंबा चैप्टर होता है ये, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही ये भी है ना। मैग्नेटिज्म तो थोड़ा छोटा चैप्टर है, करंट भी छोटा चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है थोड़े बड़े चैप्टर्स है। ऐसे ही आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होगा। वेव ऑप्टिक्स तो छोटा है, मॉडर्न भी उतना बड़ा नहीं है ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में थोड़ा सा टाइम है, जो रे ऑप्टिक्स हम बोलते हैं, है ना। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद हम वही पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट करने के बाद हम वही पढ़ेंगे। तो इस वीकेंड में आपका टेस्ट भी है ना। भाई आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टेस्ट है ना। उस टेस्ट को अच्छे से आपको, है ना। और उसके बाद फिर अगला जो टेस्ट होगा वो अल्टरनेटिंग करंट का होगा। तो तब तक अल्टरनेटिंग करंट भी आपको मिल जाएगी, है ना। तब तक आपका अल्टरनेटिंग करंट हो भी जाएगा, और तो उतना बड़ा नहीं होता। वो क्लास में अल्टरनेटिंग करंट खत्म होगा, तो अल्टरनेटिंग करंट होगा। और जब अल्टरनेटिंग करंट का टेस्ट हो जाएगा उसके बाद हम अपना ऑप्टिक्स स्टार्ट करें, है ना। तो बहुत ज्यादा अब आपका कोई ऐसा सिलेबस का जल्दबाजी नहीं। और सर केवल केवीपीवाई की डेट भी एक्सटेंडेड है। ऐसा अभी केवीपीवाई की कोई जल्दबाजी नहीं। पहले क्या होता था कि अक्टूबर में केवीपीवाई हो जाती थी, तो हमें बड़ा जल्दी जल्दी सिलेबस करवाना पड़ता था अक्टूबर के चक्कर में। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। केवीपीवाई की डेट जो है ना, मेरे ख्याल से वो शिफ्ट हो गई है काफी आगे, तो इस बार कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। चलो, तो हम यहाँ पे जो आज पढ़ेंगे टॉपिक, है ना, जैसे कि मैंने पोस्टर दिखाया था, विल स्टडी द एलसी सर्किट, है ना। कल आपने एलआर सर्किट पढ़ा था, तो आज आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है जैसे कि आपका एलसी सर्किट, है ना। ये आपको पढ़ना है। एलसी सर्किट को कई बार हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन या एलसी सर्किट क्या होती है, आपकी सेम चीज होती है। एलसी ऑसिलेशन या एलसी सर्किट क्या होती है, जैसे कि आपकी सेम होती है। लेकिन इससे पहले से पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा डेफिनेशन होता है ना। वो डेफिनेशन आपको जानना चाहिए। एक बार उस डेफिनेशन के पीछे ये सर्किट तो हम पढ़ेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन आपको जानना चाहिए। देयर इज वन डेफिनेशन ऑफ एडी करंट, है ना। कि हमें यहाँ पे आपसे कई बार पूछा जाता है कि एडी करंट होती क्या है, व्हाट इज एडी करंट, है ना। तो एडी करंट की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब भी कोई मेटल की प्लेट किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में सब्जेक्ट होती है तो उसमें इंड्यूस करंट डेवलप, उसी को हम बोलते हैं एडी करंट, है ना। सिंपल सा ऐसा है कि मैंने metallic plate, right, subjected to, right, changing magnetic flux, subjected to changing magnetic flux, right, then induce current develop, then induce current develop in it, है ना, is called एडी करंट, है ना। कि इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका एडी करंट। मेटेलिक प्लेट, है ना, यहाँ पे आप प्लेट वर्ड लगा लो, एक मेटेलिक प्लेट सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स देन इंड्यूस करंट डेवलप इन इट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका एडी करंट। तो एडी करंट को हम सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैं आपसे ऐसा बोलूं कि इस तरह से आप किसी वायर से किसी मेटेलिक प्लेट को हैंग कर, या आपकी कोई मेटेलिक प्लेट को अपने वायर से क्या कर दिया, जैसे कि आप हैंग कर, और इस स्पेस में सिर्फ इतने स्पेस, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन क्या है, इसलिए आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मैग्नेटिक प्लेट है ना, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करता है। इस तरह से इसका टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है कि आपने हैंग किया मैग्नेटिक प्लेट को, छोड़ दिया, तो आपको जब ये इसके अंदर जा रही होगी तो फील्ड बढ़ रही होगी ना, तो फील्ड बढ़ेगी तो इसमें आपको इस तरह से करंट डेवलप हो जाएगी, है ना। कंसेंट्रिक लूप के फॉर्म में इसमें एक एडी करंट डेवलप होगी, और एडी करंट की डायरेक्शन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी,
एज पर द लेंज लॉ, जब ये इसके अंदर स्विंग करके जाएगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट डेवलप हो जाएगी मेटल प्लेट, और इस करंट की वजह से ही कुछ देर बाद ये प्लेट जो हो जाएगी वो हीट अप हो जाएगी, मतलब इसकी जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो जैसे ये अंदर जाएगी तो ऐसा होगा, जब इस तरह से इस प्लेट्स जो है इस मैग्नेटिक फील्ड से जब बाहर निकलेगी तो अगेन एडी करंट डेवलप होगी, लेकिन आप जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इस वजह से आपकी क्लॉकवाइज, क्योंकि आप फ्लक्स कम हो, तो इसमें एडी करंट जो डेवलप होगी वो कैसे हो जाएगी, आपकी क्लॉक, राइट। बहुत ज्यादा इसकी वजह से भी हीटअप होगी, तो बार बार ये आप देखोगे कुछ देर बाद प्लेट गर्म हो, है ना। बहुत ज्यादा इसलिए क्या होगा, अगर हम ऑसिलेट करके छोड़ दें तो कुछ देर बाद ये रुक जाए, क्योंकि जो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी हीट में क्या हो जाएगी, जैसे आपकी कन्वर्ट, राइट। तो इसी करंट को हम बोलते हैं एडी करंट, सिंपल इंड्यूस करंट। लेकिन इंड्यूस करंट अब तक जो हम पढ़ रहे थे ना, किसी क्लोज लूप में पढ़ रहे थे, तो हम क्लोज लूप का नहीं पढ़ के अब जो हम इंड्यूस करंट पढ़ते हैं, जैसे कि आपका वो किसी मेटलिक प्लेट में पढ़ते हैं, है ना। तो इसी करंट को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका एडी करंट, है ना। तो कई बार ये क्या होता है ना, चूंकि ये हीटअप हो जाता है इसलिए कई बार ये अनडिजायरेबल होती है, वैसे इसका मतलब प्रोडक्टिव यूज भी है ना, लेकिन कई बार ये अनडिजायरेबल होता है, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, भाई एडी करंट को हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वो आपको थोड़ा सा लिखना होगा कि हाउ कैन वी मिनिमाइज द एडी करंट। हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे एडी करंट, राइट, कैन बी मिनिमाइज्ड by lamination and slotting, lamination and slotting, हाँ। एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए या तो हम लेमिनेशन करते हैं, स्लॉटिंग करते हैं। स्लॉटिंग का मतलब समझना कि जब भी आप इस तरह से मेटल प्लेट लोगे तो इसमें स्लॉटिंग कर दो, कि भाई इस तरह से स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट नहीं होगी, बल्कि जब आप मेटल प्लेट इस तरह से बनाओगे, है ना, तो मेटल प्लेट आप इस तरह से बनाओगे, इसमें इस तरह से आप स्लॉटिंग करो, है ना, किस तरह से स्लॉट के फॉर्म में बनाओ, इसी को हम बोलते हैं स्लॉट, है ना। स्लॉट के फॉर्म में बनाने से ये फायदा हो गया ना कि भाई क्लोज लूप ही नहीं बन पाएंगे ना। और देखो इसमें तो क्या है ना, बड़े बड़े क्लोज लूप बन जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस पाथ मिल गया, इसी के बीच में अगर मैं कट कर दूं तो करंट को तो पाथ ही नहीं मिलेगा, तो क्लोज लूप नहीं बन पाएंगे, तो एडी करंट ज्यादा डेवलप नहीं होगी, अभी भी होगी, लेकिन एडी करंट का अमाउंट क्या होगा, बेसिकली आपको रिड्यूस। तो जस्ट ये डेफिनेशन है कि आपसे कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज एडी करंट, एंड इस एडी करंट को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम या तो यूज करेंगे लैमिनेशन, या हम क्या यूज करेंगे, जैसे कि आपका स्लॉट, या स्लॉटिंग एंड लैमिनेशन से हम एडी करंट को क्या कर सकते हैं, जैसे आपका रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो ये टॉपिक थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, इस बात से जस्ट थ्योरेटिकल चीज है, इसमें ऐसा कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं है। ठीक है, ये आपका केस, तो इस तरह से हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एडी करंट। इसके बाद हम आते हैं एडी करंट के बाद, ये आपका लास्ट टॉपिक है ना भाई। एडी करंट पढ़ने के बाद जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वी स्टडी द एलसी सर्किट या एलसी ऑसिलेशन, है ना। कि अब तक हमने जो सर्किट पढ़े हैं वो आरसी पढ़ा है, एलआर पढ़ा है, अब पहली बार हम पढ़ रहे हैं एलसी सर्किट। तो अब देखो आरसी और एलआर ऑलमोस्ट सेम थे, है ना भाई। जब आप आरसी पढ़ रहे थे और एलआर पढ़ रहे थे तो दोनों में जो फंक्शन था वो एक्सपोनेंशियल, इसमें फंक्शन का नेचर कैसा था, वैसे कि आपका नेचर ऑफ फंक्शन, राइट, जो भी हम पढ़ रहे थे करंट या चार्ज का, इज एक्सपोनेंशियल। जो भी फंक्शन था इंक्रीज या डिक्रीज, वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज या एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। फिर एलसी सर्किट ऐसा नहीं, जैसे कि मैंने नाम यहाँ पे लिखा है एलसी ऑसिलेशन, तो ऑलमोस्ट ये जो होता है आपके सिंपल मैकेनिकल ऑसिलेशन जैसा होता है। तो एलसी सर्किट जो होता है, दिस इज क्वाइट सिमिलर टू मैकेनिकल ऑसिलेशन। ये जो चीज होती है पूरी की पूरी सिमिलर होती है, दिस इज सिमिलर टू मैकेनिकल, राइट, ऑसिलेशन। ये जो चीज होती है किसके सिमिलर होगी, जैसे कि आपकी मैकेनिकल ऑसिलेशन,
हाँ कि भाई जो ये पूरी की पूरी चीज होगी दिस विल बी सिमिलर टू द मैकेनिकल ऑसिलेशन, है ना, इसलिए हम इसको एलसी ऑसिलेशन बोल रहे हैं, जिसमें जो फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल नहीं होगा बल्कि साइन या कॉस का। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई एलसी सर्किट होगी किस, तो जो एलसी सर्किट होती है इसमें अगर हम सिंपलेस्ट देखें तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बना रहा हूँ। एक बैटरी आप ले लो, इस बैटरी से थ्रू स्विच एक आप यहाँ पे कैपेसिटर अटैच कर, यहाँ पे आपने क्या अटैच कर दिया, एक कैपेसिटर, और यहाँ पे एक स्विच सेकंड आ गया, इससे आप एक इंडक्टर अटैच कर, यहाँ पे आपने क्या अटैच कर दिया, इसलिए आप पे एक इंडक्टर, और कुछ भी इसमें नहीं, सिर्फ इंडक्टर एंड इंडक्टर का इंडक्टेंस एल हो गया, इससे कैपेसिटेंस आपका सी। अब क्या करते हैं, पहले स्विच कनेक्टेड था इससे, तो ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा ना, यहाँ पे फुल्ली चार्ज हो गया क्यू, है ना, कि भाई इसमें जो फुल्ली चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, इसकी यहाँ पे क्यू नॉट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं ना कि t इक्वल टू 0 पे स्विच को चेंज करते हैं 1 से 2 तक, तो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करता हूँ एट t इक्वल टू 0, है ना, बाय t इक्वल टू 0 पे स्विच इज changed from 1 to 2, changed from 1 to 2, कि भाई 1 से 2 पे हम क्या करते हैं, जैसे कि आपका क्लोज करते हैं, है ना, कि t इक्वल टू 0, है ना, तो जैसे आप 1 से 2 पे क्लोज करोगे ना, सबसे पहला अगर मैं डायग्राम लूं तो उस स्टैंड में ये सर्किट आपका ऐसा होगा कि कैपेसिटर पे चार्ज होगा, है ना, और आपने नॉर्मली 1 से 2 पे कनेक्ट कर दिया, तो अब ये सर्किट बेसिकली आपका ऐसा हो जाएगा t इक्वल टू 0। अब उसका बैटरी का कोई मतलब नहीं रह गया, बैटरी का सिंपल सा पर्पस है इस कैपेसिटर को चार्ज करना, है ना, तो t इक्वल टू 0 पे आप थोड़ा ध्यान दो कि 1 से 2 पे जैसे ही आपने कनेक्ट किया, इस पे अभी चार्ज मैक्सिमम प्लस माइनस की, और इस पे सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी है, जैसे आपकी 0, तो अगर मैं t इक्वल टू 0 की बात करूं तो चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम है, क्यू नॉट है, और सर्किट में भी करंट 0। लेकिन आपको पता है क्या होगा, जैसे आप कनेक्ट कर दोगे तो अब यहाँ से चार्ज फ्लो होगी, है ना, पॉजिटिव से चार्ज नेगेटिव की तरफ क्या होंगे, फ्लो होंगे, तो करंट बिल्टअप होगा। तो हम देखेंगे कुछ टाइम बाद कि आफ्टर सम टाइम, उस टाइम को मैं बोलता हूँ कि भाई उस टाइम को मैं बोलता हूँ कि पूरा जो टाइम पीरियड होगा ऑसिलेशन का उसका 1/4 टाइम, टी इक्वल टू कैपिटल टी बाई 4। ये क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा। भाई टी इक्वल टू 0 पर तो चार्ज मैक्सिमम है, करंट 0 है, किसी टाइम पीरियड के 1/4 टाइम के बाद आपको तो यहाँ पे चार्ज 0 है, अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, लेकिन उस इंस्टेंट में करंट मैक्सिमम हो जाएगी, तो अब हम बोलेंगे टी इक्वल टू 4 पे क्या हो गया, चार्ज 0 हो गया, लेकिन करंट की वैल्यू क्या हो गई, जैसे आपकी मैक्सिमम आई नॉट मैंने मैक्सिमम करंट किया, है ना, तो करंट मैक्सिमम हो गई। लेकिन आपको इंडक्टर तुरंत से करंट 0 नहीं होती है ना, तो अब ये करंट क्या होगा, फिर से इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, तो अब इस बात है कुछ टाइम के बाद फिर से हम इस सर्किट को देखेंगे, है ना, तो फिर से कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा और करंट 0 हो जाएगा। इसी सर्किट को अगर मैं टाइम इक्वल टू टी बाई 2 पे ले लूं तो चार्ज की वैल्यू फिर से मैक्सिमम माइनस क्यू, और सर्किट में करंट फिर से क्या हो गया, 0 होगी। माइनस माइनस क्या बोला है, क्योंकि अब ये वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगी, क्योंकि करंट अगर ऐसे जा रही है तो ये वाली चीज पॉजिटिव होगी, ऊपर वाली क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो अब देखो टी इक्वल टू 0 पे चार्ज मैक्सिमम था, करंट 0, अब चार्ज 0 हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया, अब अगेन चार्ज मैक्सिमम हो गया, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी मैक्सिमम, और करंट की वैल्यू फिर से क्या हो गया, जैसे कि आपकी 0 होगी। ऐसे ही अगर मैं इसको अभी स्टिल कनेक्टेड रखूं तो अगले स्टैंड में ये पूरा का पूरा जो डायग्राम होगा, अगले स्टैंड का अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं उसको हम बोलेंगे टी इक्वल टू 3t/4 टाइम, है ना, अगले स्टैंड का अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाए, है ना, तो अगले स्टैंड का जो डायग्राम होगा वो जस्ट आपका ऐसा हो जाएगा कि भाई अगेन इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, 0, और इंडक्टर में करंट मैक्सिमम। फिर आपको पता है अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, करंट ऐसे फ्लो होगी तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, है ना, कि भाई यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या आ जाएगा, इसलिए आपके ऊपर की तरफ आई नॉट होगी, अगेन चार्ज 0 हो गया, ये जो टाइम है ये 3t/4, है ना, और अब इस बात है कि पूरे टाइम पीरियड के बाद जब एक पूरा टाइम पीरियड हो जाएगा तो ये फिर से इंडक्टर की करंट 0 और ये फिर से इनिशियल स्टेट पे जैसा था स्टार्टिंग, कि जैसा टी इक्वल 0 था एक टाइम पीरियड के बाद वही था, भाई टी इक्वल टू ये पूरा टाइम पीरियड। अब देखो ये सारी चीज जो हो रही है ऑसिलेशन जैसी चीजें तो हो रही, पहले इसकी इसमें मैक्सिमम एनर्जी थी, इसमें 0 थी, अब इसकी पूरी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो, इसकी एनर्जी 0 हो गई, फिर इसकी पूरी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो गई, लेकिन अपोजिट ट्रांसफर होगी,
अपोजिट पोलैरिटी के साथ, है ना। और एक टाइम पीरियड के बाद जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पे हम वापस आ जाए और ये चीज कंटिन्यू रहेगा। तो पूरी चीजें क्या करेंगे, बेसिकली आपको ऑस्ट्रेट करेंगी जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑस्ट्रेट करता है, हाँ वैसे सिमिलर टू द किसके हो जाएगा, जैसे आपकी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। भाई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एक दूसरे में कन्वर्ट होती है कि भाई काइनेटिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक। तो इस ऑस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होती है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होती है वो आपस में एक्सचेंज है। तो सिंपल सा हम बोलेंगे कि इन दिस केस, है ना, इस केस में क्या हो जाएगा, इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, electric field energy, right, convert to each other, convert to each other same as spring block system, same as spring block system, है ना। तो कोई भी ऐसे सर्किट जो होगा ना इसमें कोई एनर्जी खत्म कभी नहीं होती आइडली, तो क्या हम आइडल मान रहे हैं ना, वैसे आइडल एलसी सर्किट तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। हमेशा देखो प्रैक्टिकल सर्किट एलआर ही होता है क्योंकि बिना रेजिस्टेंस के कोई वायर तो हो नहीं सकता ना। हमेशा जैसे कोई बोला ना कि भाई कॉयल है तो कॉयल का मतलब एलआर सर्किट होता है, सिर्फ इंडक्टर तो पॉसिबल है ही, लेकिन अगर वो कॉयल है तो उसमें इंडक्टर के साथ साथ क्या होगा कि आपका रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो जब भी आपसे कॉयल वर्ड यूज किया जाए उसका मतलब एलआर सर्किट होगा। तो इस तरह से एनर्जी आपस में एक्सचेंज होगी जैसे कि आपकी किसी स्प्रिंग लॉक सिस्टम में, राइट। तो इसी तरह के सर्किट को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका एलसी ऑसिलेशन, राइट। है ना, तो ये आपका होता है एलसी ऑसिलेशन। अब एक चीज आती है, ये तो मैंने बात की है एकदम एक्सट्रीम केसेस कि भाई या तो चार्ज मैक्सिमम है या जीरो है, या करंट मैक्सिमम है या जीरो है, लेकिन बीच में भी तो कुछ होगा। तो आपको यहाँ कि क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, कि अब आपको ये निकालना है कि एट टी इक्वल टू जीरो, भाई आपने बोला एट टी इक्वल टू जीरो, है ना, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज मैक्सिमम, है ना, एंड करंट इज जीरो। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, टी इक्वल टू जीरो पे आपका ऐसा होता है, देन फाइंड आउट, राइट, चार्ज एंड करंट आफ्टर टाइम, चार्ज एंड करंट आफ्टर टाइम, स्विच क्लोज करने के टी टाइम के बाद चार्ज एंड करंट की वैल्यू कितनी है। कोई चीज स्पेस यूज करेंगे हम केवीएल वाला, कि भाई आप ऐसा एज्यूम कर लोगे कि भाई किसी भी टी टाइम पे ये आपका प्लस हो गया माइनस हो गया, यहाँ पे चार्ज कोई क्यू है ना, और ये चार्ज मैक्सिमम नहीं है, तो एक इंडक्टर लगा हुआ है, तो जब चार्ज मैक्सिमम नहीं तो कुछ करंट भी यहाँ पे आई होगी, और ये तो आपने निकाला है कि किसी टी टाइम पे चार्ज कितना होगा और किसी टी टाइम पे करंट की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहला स्टेप मैं इसमें भी यूज करूंगा किरचॉफ वोल्टेज। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो जैसे आप यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करोगे केवीएल, ये आपका किस तरह से आ जाएगा कि जीरो प्लस आपका हो जाएगा क्यू बाई सी, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस एल डी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, क्योंकि कैपेसिटर का नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, कैपेसिटर सी है प्लस क्यू बाई सी हो गया, और यहाँ पे माइनस एल डी बाई डी, है, एल इसका इंडक्टर और डी बाई डी टी इसका पोटेंशियल हो गया, और जीरो से वापस जीरो का पहला स्टेप आपने कर लिया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसमें आई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम आई की वैल्यू पुट कर सकते हैं माइनस डी क्यू बाई डी, माइनस इसलिए क्योंकि इसका चार्ज डिक्रीज होगा, इसलिए इसका रेट क्या होगा, उसके आपका नेगेटिव होगा, तो इक्वल टू आप यहाँ पे माइनस डी क्यू बाई डी टी पुट कर दो, तो अल्टीमेटली आप देखो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी बाय डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, है ना, एक यहाँ पे एल भी आ गया, यहाँ पे आपका एक एल आ गया डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, है ना, प्लस आपका आ गया क्यू बाई सी इक्वल टू जी। तो आप देखो ऐसा इक्वेशन पहले भी आपने पढ़ा है, इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं
तो इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इक्वल टू 0, एल से डिवाइड कर दिया पूरा इक्वेशन, राइट। और ये जो 1 बाई एल सी है, 1 बाई एल सी को मैं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दूँ। 1 बाई एल सी को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, कि आपके ओमेगा स्क्वायर से। तो अल्टीमेटली आप देखो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, है ना। ये जो आपकी इक्वेशन होगी, अगर मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूं तो आपकी जो इक्वेशन होगी आपकी इस फॉर्म में आएगी, ये डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल टू 0, क्या इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में है ना। तो देखो ये इक्वेशन आपने पहले भी पढ़ी थी एसएचएम में, है ना, कि भाई एसएचएम में आपने इसी के जैसा एक इक्वेशन पढ़ा है ना। और वो इक्वेशन था बेसिकली आपका डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि एसएचएम और उसमें कोई डिफरेंस नहीं। इस इक्वेशन को हम बोलते थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना। किसको हम क्या बोलते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना। वैसे इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलसी ऑस्लेशन। दिस इज सिंपली नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलसी ऑस्लेशन, है ना। कि भाई इसी को हम क्या बोलते हैं, कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एलसी ऑस्लेशन। ये आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एसएचएम और ये आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एलसी ऑस्लेशन। तो आपको अगर ये चीज आपको पता है तो हम यहाँ से एक चीज समझते हैं, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या होती है। इसमें जो ओमेगा होती है इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। और इस केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होती है वो आपकी 1 बाई रूट एल, तो उसको आपने रिप्लेस किया वहां। और एक बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ एलसी ऑस्लेशन। ये जो मैं टाइम पीरियड के शुरू में बात कर रहा था कि भाई एक टाइम पीरियड के बाद स्टार्टिंग सिचुएशन फिर से आ जाती है, वो टाइम पीरियड हम यहाँ से निकालेंगे। तो टाइम पीरियड ऑफ द एलसी ऑस्लेशन जो होगा वो आपका 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा जैसे आपका 2 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी, है ना। भाई 2 पाई बाई ओमेगा अगर हम यूज करेंगे तो आपका जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, जैसे आपका रूट एलसी। ऐसे हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑस्लेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑस्लेशन, है ना। एफ की वैल्यू हो जाएगी 1/10, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसी ऑस्लेशन हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/, है ना। अब थोड़ा इन तीनों में डिफरेंस है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकंड होती है ना। टाइम पीरियड की तो ऑब्वियसली बात है सेकंड ही होगी। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये आपकी यूनिट हर्ट्ज होती है। तो हर्ट्ज से यूनिट दिया मतलब वो एंगुलर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, जैसे आपका फ्रीक्वेंसी होता है। तो भाई मैंने बोला कि भाई जैसे ये इक्वेशन था वैसे ये इक्वेशन, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर इतने हैं तो इससे हम टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। लेकिन आपका मेन पर्पस था कि भाई क्यू कितना होगा, कि भाई चार्ज एंड करंट किसी भी टी टाइम के बाद कितनी होगी, मेन पर्पस आपका वो निकालना। तो उसके लिए हम थोड़ा सा सिमिलरिटी यूज कर लेंगे। आपने पढ़ा था कि अगर इस तरह से इक्वेशन है कोई एसएचएम की, तो एसएचएम की इक्वेशन जो होती है वो ये होती है। अगर मैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखूं जो कि इसको सेटिस्फाई करेगी, उसकी वैल्यू होती थी एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तो था एसएचएम की इक्वेशन। तो सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन ऑफ एलसी ऑस्लेशन लिखूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एलसी ऑस्लेशन, है ना, कि भाई इक्वेशन ऑफ द एलसी ऑस्लेशन क्या होगा, तो हम यहाँ पे जस्ट ये लिख सकते हैं क्यू, एक्स की जगह पे क्यू आ गया, ए की जगह पे क्यू नॉट आ गया, क्यू की मैक्सिमम वैल्यू इनटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो सेम इक्वेशन होती है कि भाई चार्ज की किसी भी टाइम पे वैल्यू ये हो जाएगी और चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी क्यू नॉट। आपको पता है साइन के अंदर ये जो पूरा एंगल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फेज। ये जो साइन के अंदर पूरा एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका फेज। और जो फाई होता है दिस इज नोन एज द इनिशियल,
दिस इज नोन एज ए इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट। इनिशियल फेज का हम मतलब जानते हैं। इनिशियल फेज से ही पता चलता है कि भाई टी इक्वल टू 0 पे क्या है ना, कि भाई टी इक्वल टू 0 पे जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग इनिशियल फेज चेंज हो सकता है। अब ध्यान रखना मैंने क्या किया, केवीएल एक क्वेश्चन आ गई, इसको फिर मैंने इससे कंपेयर और कंपेयर करके क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला। तो जब भी आपसे वो बोले कि एलसी और सेक्शन में क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो ये वैल्यू से है ना। अब इसमें इनिशियल फेज चेंज हो सकता है कि भाई अगर t इक्वल टू 0 पे, ये अगर एट t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज 0 है तो इसका इनिशियल फेज 0 होगा। और जब इनिशियल फेज 0 होगा तो इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, q इक्वल टू q नॉट साइन ओमेगा, ये वाला टर्म 0 हो गया। लेकिन अगर t इक्वल टू 0 पे जैसा अभी हमने किया था कि जब स्विच क्लोज किया तो चार्ज मैक्सिमम कैपेसिटर में बढ़ा, अगर q की वैल्यू q नॉट है तो उसका इनिशियल फेज पाई बाय 2 हो जाएगा। तो अगर इनिशियल फेज पाई बाय 2 होगा तो q के जो फंक्शन होगा वो कॉस में कन्वर्ट होगा, q नॉट कॉस ओमेगा टी है। तो मतलब जनरल हम ये लिखते हैं, अगर इनिशियल फेज 0 होगा तो साइन के फॉर्म में रह जाएगा, और अगर इनिशियल फेज बेसिकली आपका पाई बाय 2 होगा तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बार अगर चार्ज आ गया तो इसको डिफरेंशिएट करके करंट आ जाएगी, आई स्क्वायर तो आप लिख दोगे dq बाई dt, है ना। तो जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे आपका ये आ जाएगा q नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस। और ये जो चीज होगी ये आई नॉट हो जाएगी मैक्सिमम करंट, ये जो चीज हो जाएगी क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी मैक्सिमम करंट हो जाएगी, है ना। तो सिंपल सा क्यू आ गया तो क्यू को डिफरेंशिएट करके ये आ गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आ गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, चेंज ऑफ करंट, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब डी बाई डी हो गया। तो डी बाई डी हम इसको अगर लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर एंड साइन ओमेगा टी प्लस, है ना। फिर तो वही चीज आ जाएगी, इसका मतलब ये इक्वेशन है ना, क्योंकि सर इस इसी टॉपिक पे पैटर्न क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन पे है। पहले आपका ये आ गया, तो मतलब जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दो तीन चीजें बस आपको ध्यान, सबसे पहले ये वाला इक्वेशन, है ना। और इसमें इनिशियल फेज कितना है वो डिसाइड करना कि भाई साइन के फॉर्म में इक्वेशन होगी या कॉस के फॉर्म में इक्वेशन, और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग करना कि भाई या तो करंट पूछेगा तो इससे निकाल लेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पूछेगा तो इससे निकाल लेंगे, है ना। या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हम इससे भी निकाल सकते हैं कि भाई ये वाला टर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ही तो है, क्यू का डबल डेरिवेटिव, है ना। ये चीज क्या होगी, जैसे कि आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ना। बस एक चीज ध्यान रखना है इस सारी चीजों में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ओमेगा, ओमेगा जो होता है 1 बाय रूट, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि आपकी 1 बाय रूट एल। तो ये एलसी सर्किट की बेसिक आपकी थी, हाँ। थ्योरेटिकली आपको ये चीज आपको आना चाहिए कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हम इस तरह से इसकी थ्योरी को एनालाइज करते हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, है ना, उसके बाद आप थ्योरी पढ़ते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन कर लो आप इसके ऊपर ताकि ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि इस तरह की जो थ्योरी अभी तक हमने पढ़ी है इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ उसको ट्राई करिए। हाँ
You can go for this question. नहीं, टाइम जीरो नहीं होगा बेटा। मैं बताता हूँ अभी आपको, है ना, टाइम जीरो नहीं होगा, वो तो हम बोल रहे हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे अगर किसी सिस्टम में चार्ज जीरो है, जैसे मैंने स्विच चेंज किया ना, उस टाइम अगर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जीरो है तो इनिशियल फेज जीरो होगा, उसके बाद तो टाइम बढ़ेगा ही, है ना ये वनिशा, उसके बाद जो टाइम होगा ना, वो तो इंक्रीज ही होगा, हमेशा टाइम जीरो थोड़ी रहेगा। भाई टी इक्वल टू, अच्छा वो आप पूछ रहे हो कि इनिशियल फेज कैसे जीरो होगा, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर मैं इनिशियल फेज के बारे में बताता हूँ। यानी इससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे जो इस क्वेश्चन के लिए आपको चाहिए। फिर इनिशियल फेज के बारे में बताया।
अरे अभी तक किसी का आंसर नहीं आया यार। मुझे बताना पड़ेगा क्या इस क्वेश्चन को? अभी बताऊंगा ना। हाँ सही है। निमिषा आपका आंसर सही है। हाँ कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही आप बोल रहे हो कि एनर्जी कंजर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। एनर्जी कंजर्वेशन इसमें यूज कर सकते हैं। कैन गो फॉर एनर्जी चेंजेस, एनर्जी कंजर्वेशन से। मतलब हाफ एल आई स्क्वायर और हाफ क्यू स्क्वायर बाई टू सी का सम कांस्टेंट है ना, कि हाफ एल आई स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर बाई टू सी का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। वो मैं लिख देता हूँ अभी। हाँ पुलकित सही आंसर है आपका। आपके ऑल फोर आंसर्स आर करेक्ट। सही किया आपने। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने सर। आपने सही है। हाँ
सही आंसर है। चलो चेक करते हैं इसे। कृतिका ठीक है आपका आंसर। वन बाय वन हम इसको चेक करते हैं ना, क्वेश्चन सारे पार्ट से। देखो क्या है कि इसने बोला हुआ है ऐसे कि किसी एलसी सर्किट में, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे जरा सा, है ना, कि भाई किसी एलसी सर्किट में, इसको एकदम ध्यान से देखना है, इसी क्वेश्चन में पूरे का कंसेप्ट है इसमें, है ना। तो ये आपने बोला कि भाई इस तरह से t पर जीरो पे चार्ज जीरो है, किसी भी की टाइम पे चार्ज की वैल्यू कितनी। तो इसी फॉर्मूले से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर एक इन्होंने मेंशन किया कृतिका ने कि क्या इसमें एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। आपको जानना कि इसमें जो दोनों एनर्जी का सम होगा, है ना, कि हाफ एल स्क्वायर, है ना, प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2। भाई किसी स्टैंड में इतने इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी, इतनी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होगी, इन दोनों का सम जो रहेगा वो कांस्टेंट है ना। इन दोनों का सम क्या रहेगा, कि आपका कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जो होगी या तो हाफ एल आई नॉट स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि एक एनर्जी जब मैक्सिमम होगी तो दूसरी जीरो हो जाएगी ना, या इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू नॉट स्क्वायर बाय, है ना, कि अगर ये वाली एनर्जी मैक्सिमम है तो ये वाली जीरो हो जाएगी, और ये मैक्सिमम है तो ये जीरो हो जाएगी। इसी इंस्टेंट में अगर दोनों एनर्जी है तो दोनों का सम ऐसे क्या रहता है, जैसे कि आपको कांस्टेंट रहता है। तो कई बार इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यूज करता हूँ। पहले तो आप इसका ओमेगा निकाल लो। सबसे पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि इस पूरे का ओमेगा कितना होगा। ओमेगा की वैल्यू 2 × 10⁻³ हो गया, और यहां से सी की वैल्यू आपने पुट कर, दैट इज द 5 × 10⁻⁶। हाँ, तो यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू आ गई ना, ओमेगा की वैल्यू मेरे ख्याल से आ गई 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड, सॉरी 10⁻⁵, सॉरी 10⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड। ये तो आ गई ओमेगा की वैल्यू, है ना। 9 हो गया, 9 8 में कन्वर्ट हो गया, और वो ऊपर चला गया, तो 10⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड जो आ गई इसकी ओमेगा। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहा है कि जब चार्ज की वैल्यू 100 माइक्रोकूलम होगी तो di/dt का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अभी आपने di/dt का फॉर्मूला पढ़ा है, भाई di/dt की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। और ये वाला जो पूरा टर्म है ये क्यू के इक्वल है, किसी स्टैंड में जो स्मॉल क्यू चार्ज होगा, तो जो di/dt का मैग्नीट्यूड होगा, अगर हम यहाँ पे लिखें, ये इक्वल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल क्यू। डी स्क्वायर बाय dt का जो मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा इसके क्यूब के। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 10⁻8 हो जाएगी, और क्यू इसने बोला 100 माइक्रोकूलम, तो 100 × 10⁻⁶। हाँ, तो जब सॉल्व करेंगे तो di/dt की वैल्यू हो जाएगी 10⁻4 एम्पियर पर सेकंड। हाँ, तो सिंपल आपने निकाल लिया। तो भाई di/dt की वैल्यू जब चार्ज 100 होगा तो उस टाइम di/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻4। सेकंड पार्ट के आंसर जीरो हो जाएगा, तो उस टाइम करंट तो जीरो होती है ना। किसके सेकंड पार्ट में आपने ही तो बोला है, किसने बोला मैक्सिमम चार्ज ही 200 है ना। तो आपको क्या कि जब इस केस में चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, जो क्यू की वैल्यू क्यू नॉट होगी, और अगर वो 200 माइक्रोकूलम है तो उस टाइम सर्किट में करंट जीरो होगा। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि मैक्सिमम करंट कितनी होगी, है ना। थर्ड पार्ट में इससे पूछा हुआ है कि इस पूरे सर्किट की मैक्सिमम करंट कितनी है। तो मैक्सिमम करंट अभी आपने पढ़ा कि मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू होती है आई नॉट, ये इक्वल हो जाती है वैसे कि आपके क्यू नॉट इंटू ओमेगा के। तो क्यू नॉट तो 200 है माइक्रोकूलम, और ओमेगा अभी आपने पढ़ा 10 पावर आपका 4 है ना। तो इससे ये सारे पावर वाले काम तो कैंसिल हो गए, 2 एम्पियर आ गए। इसमें मैक्सिमम चार्ज तो 200 माइक्रोकूलम है, फिर मैक्सिमम करंट कितनी होगी, जैसे कि आपकी 2 एम्पियर। थोड़ा सा ये फोर्थ पार्ट ट्रिकी होता है। फोर्थ पार्ट में ये पूछ रहा है जब करंट की वैल्यू आई की वैल्यू जब I0/2 होगा उस टाइम क्यू कितना होगा, ये पूछ रहा है कि जब आई की वैल्यू I0/2 होगी तो उस टाइम क्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो अभी आपने पढ़ा कि जो करंट का फंक्शन होता है वो होता है I=I0 cos ωt+5, और जो चार्ज का फंक्शन होता है वो आपका होता है Q0 इंटू साइन ωt+। तो आप देखो जो कंडीशन दी हुई है कि आई की वैल्यू I0/2 होगी, यहाँ पे I0/2 अगर हम पुट कर दें तो इससे ये पूरे फेज आ जाएगा ना इसका, कि उस इंस्टेंट का फेज कितना है।
कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ, इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो इसका जो फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 60 डिग्री, मीन्स 5/3 रेडी। हाँ, जिस इंस्टेंट में आई की वैल्यू I0/2 होगी, उस टाइम ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू जो होगी वो 5/3 होगी। और जब ये ओमेगा टी प्लस फाइव आई होगा तो उस टाइम बेसिकली चार्ज कितना होगा? तो आप यहाँ पे 5/3 पुट करोगे तो चार्ज की वैल्यू जो होगी वो √3/2 क्यू नॉट। और क्यू नॉट इससे प्रश्न दिया हुआ है 200 है, ये आपको आ जाएगा √3/2 इंटू, हाँ, तो मतलब ये 100√3 माइक्रो। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 100√3 माइक्रो। ये आपसे 4 पार्ट है। और देखो, आपको सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सारी चीजें ऐसे आ जाएंगी। इसको डिफरेंशिएट करके या इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो इसी तरह के पार्ट्स आपसे पूछेगा कि जब ये इतना होगा तो ये कितना होगा, ये इतना होगा तो ये कितना। तो बेसिक्स जान के हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, कॉल्ड एज ए एलसी ऑसिलेशन, कर सकते हैं। दिस इज नोन एज एलसी ऑसिलेशन या एलसी सर्किट। तो इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल्स को क्या करना है इस केस में अटेम्प्ट करना। जैसे एक क्वेश्चन ये सॉल्व करना है जिसमें एनर्जी यूज हो जाएगा। इंडक्टर की इंडक्टेंस एल है, कैपेसिटेंस सी है। एल और सी के टर्म्स में आंसर है। यार थोड़ा सा चेक करो ठीक से जरा सा, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ है।
हाँ, मेरे ख्याल से आंसर सही है आपका। कृतिका, आपने आंसर जो भेजा ठीक है, सही आंसर है आपका। मैं 1 मिनट एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, है ना। देखो, कुछ नहीं, इसका ऐसा था कि टी स्क्वायर टू जीरो पे इस पे मैक्सिमम चार्ज होगा, इस पे कोई करंट नहीं होगा। तो पहले तो आप इसकी फॉर्मूला लिख लो कि अगर ऐसा है तो होगा, मतलब क्यू की वैल्यू हो जाएगी क्यू नॉट कॉस ओमेगा। अगर क्यू इतना है तो करंट आ जाएगी। दूसरे स्टैंड में करंट की वैल्यू हो जाएगी डी क्यू बाई टी। तो डी क्यू बाई टी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो अभी बोल रहे हैं कि टी स्क्वायर टू जीरो पे ऐसा है किस टाइम के बाद इन दोनों की एनर्जी इक्वल होगी। तो इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी बढ़ेगी। इसकी एनर्जी उस पर ट्रांसफर होगी ना, तो इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी बढ़ेगी। कितना टाइम बाद इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल कर लूँ, इसमें क्या है। आपको क्या, कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है किसी भी टी टाइम के बाद, वो क्यू स्क्वायर बाई टू सी हो जाती है, और इंडक्टर में हो जाती है हाफ एल आई स्क्वायर। इन दोनों की इक्वेशन तो करना है। क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू सी आ गया, है ना। हाफ एल आई स्क्वायर कर दो यहाँ पे, हाफ एल आई की वैल्यू आपकी हो गई क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा, है ना। हो जाएगा आपका। इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, तो आप देखो इसमें क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है। एक आपका हाफ तो कैंसिल हो गया, क्यू नॉट स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, है ना। और यहाँ से आपका, है ना, सॉल्व करोगे तो ये ओमेगा भी इनफैक्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/LC होती है। तो जब आप पुट करेंगे तो एल भी कैंसिल हो गया, सी भी कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ से जो टेन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसकी वैल्यू 1 है। मैं ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगी, ओमेगा टी पाई बाई 4 हो जाएगा ना, 45 डिग्री। और ओमेगा टी पाई बाई 4 जब होगा तभी ऐसा होगा, दोनों इक्वल होगी। यहाँ से टाइम की वैल्यू जो हो जाएगी वो पाई बाई 4 ओमेगा होगा, है ना। और ओमेगा 1/√LC होता है, तो आपका अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 इंटू रूट। इतने टाइम के बाद इंडक्टर और कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो जाएंगी, इक्वल। जस्ट आपने फंक्शन, तो पाई बाई 4√LC इज द करेक्ट आंसर। तो पाई बाई रूट 4LC जो होगा इसका करेक्ट आपका आंसर है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो यही पूछा था कि इस टाइम ऐसा होगा तो क्या होगा। मेरे ख्याल से कृतिका में 2 आ रहा था, उसको 4 कर दो, पाई बाई 4 आ जाएगा। इस केस में क्या आ जाएगा, इसलिए आपका पाई बाई 4√LC सेम कर सकते हैं। तो अब मैं रैंडम क्वेश्चन कोई भी पिक कर लेता हूँ, क्या पिक एनी रैंडम क्वेश्चन, है ना। देखते हैं आपसे को कितना आता है EMI, कहीं इसके से भी कोई भी क्वेश्चन उठा लेता हूँ। हाँ, गो फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, हाँ, वो साइन ओमेगा टेन ले सकते हैं ना, इनिशियल फेज का ध्यान रखना है आपको, हमेशा इनिशियल फेज का ध्यान रखना है। इसलिए गड़बड़ हो गई सारी, है ना, वो ध्यान रखना आपसे कि भाई इनिशियल फेज का तो हमेशा ध्यान रखोगे, आपको इनिशियल फेज का हमेशा ध्यान रखना, इनिशियल फेज किसी भी
हाँ कृतिका, आपका आंसर सही है। हाँ एक्चुअली डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, है ना। सबको, बहुत लोगों का ए आ रहा है, पता नहीं क्यों, है ना। देवांश का भी ए है, गार्गी का भी है, निमिषा का भी है, प्रणाम भी है। सिर्फ एक कृतिका का डी आ रहा है। मेरे पास भी आंसर डी लिखा हुआ है। तो लेट मी चेक कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। इतने लोगों के आंसर ए आ रहे हैं ना, चेक कर लेते हैं इनसे, है ना। तो चेक करते हैं इससे। देखो इसमें ये था कि क्यू एज अ फंक्शन ऑफ की वैल्यू हम ये, और क्यू इक्वल टू सीवी तो होता है, तो क्यू इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देंगे सी, है ना। तो सीवी हो गया ये, और क्यू नॉट की वैल्यू देगी सीवी नॉट इनटू आपका हो जाएगा कॉस ओमेगा। तो सी सी तो कैंसिल हो जाएगा, वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये है। इसने बोला वी की वैल्यू 6 वोल्ट होगी अगर वी नॉट 12 है। यहाँ से कॉस ओमेगा टी हाफ आ गया, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हाफ, मीन्स ओमेगा टी की वैल्यू जो आ गई वो आपकी पाई बाय 3। तो जब ओमेगा टी पाई बाय 3 होगा तो उस टाइम करंट कितना होगा वही तो डाला आपको, है ना। उस टाइम इसलिए ही तो पूछा हुआ है कि उस स्टैंड में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट, है ना। जब ये ऐसा होगा तो उस टाइम करंट की वैल्यू कितनी होगी। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर का 6 वोल्ट है, तो करंट हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो क्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी बी नॉट, ओमेगा की जगह पे 1 बाय रूट एल सी आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी की जगह पे हम पुट कर देंगे यहाँ पे 60 डिग्री। अब इससे आप सॉल्व कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। माइनस माइनस लो डायरेक्शन से, मैंने यहाँ और ऐसे नहीं है, माइनस का करंट का सेंस कर, माइनस वैल्यू माइक्रो फैराड आती है, 2 × 10⁻⁶ आ गया। v नॉट 12 है, 1 बाय रूट एलसी की वैल्यू पुट कर दो, ये आपका हो गया 0.6 मिली हेनरी इनटू 2 माइक्रो फैराड, 2 × 10⁻⁶
इंटू साइन 60 रूट 3/2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो और सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके देखो क्या आता है। तो मेरे से पास आंसर है वो 3.6 एम्पियर है ना। बाकी आप लोग चेक करो। मेरे पास जो आंसर है वो कितना दिया है आपका 3.6 एम्पियर। करंट की वैल्यू 3.6 एम्पियर है ना। बाकी कैलकुलेट करके आप चेक करो। करंट की वैल्यू है 3.6 एम्पियर है ना। ये आपको दिया इसे कर लो है ना। तो हम कर सकते हैं इसे। तो 3.6 एम्पियर है ना। हाँ वही बात है ना। अच्छा ए ही आ रहा है। अच्छा चेक कर लो यार, इससे ए आ रहा है तो सही होगा ये। मैं भी एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ अपना आंसर। वैसे डी दिया हुआ है, बहुत लोगों के है ना। मेरे पास डी आंसर लिखा हुआ है 128। 128 मेरे पास डी लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, आप चेक करना। अगर ये आ रहा होगा तो ये सही होगा है ना। मैं यहाँ पे आंसर हटा देता हूँ, जो भी इससे आंसर आ रहा है वो सही है। अगर आपका 0.6 आ रहा है तो 0.6 सही हो। इस प्रोसेस से जो भी आंसर आ रहा है दैट विल बी द करेक्ट है ना। आप चेक कर लो। सही बात है। ऑप्शन ए आ रहा है। गार्गी ने भी सही बोला है। अरे बाप रे, कृतिका ने बोला भाई 3.6 ही आ रहा है। नहीं, आप सही बोला, सही बात है भाई। 0.6 इज द करेक्ट आंसर है ना। नो एवरीबॉडी इज एग्री। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैं इससे चेंज कर देता हूँ। मेरे पास भी ए लिखा है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि 0.6 है। तो मैंने बोला काफी लोगों क्या इतनी ज्यादा मिस्टेक्स नॉर्मली होती हैं। क्या कर सकते हैं इसे। लेट मी पिक द रैंडम क्वेश्चन। ये सब तो आप कर ही चुके हो सारे। You can go for this question. Just a random question. LR circuit का question.
हाँ सही है बेटा पुलकित, सही है कृतिका, योर आंसर इज करेक्ट, है ना, सही आंसर है ना, पुलकित खुश हो गया। निमिषा सही है ना, आंसर सही है। कई बार होता है ना कि लैंग्वेज कुछ अजीब वजीब भी होती है, आंसर एकदम सिंपल सा आ जाता है। वैसे ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज जो भी दी हुई है, आंसर एकदम सिंपल सा। हम भाई जब क्लास करेंगे रेगुलरली और ठीक से सब कुछ पढ़ेंगे तभी तो होगा सॉल्व। बच्चे सोचते हैं बस वही हो गया कि, है ना, मतलब पढ़ने के अलावा सब कुछ करना है हमें। बस वही होता है, क्लास में कोई ऐसे मजे लेने की कोई होता है नहीं, सबको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे तो जरूर आ जाएगी, अब कोई ऐसी बैठा पढ़ने नहीं है ना, ऐसे ही आ जाएगा। हिंदी क्लास में आप सिर्फ आके रेगुलरली बैठते रहो, है ना, तो अपने आप ही चीजें आपको स्टेप वाइज आप लर्न करते ही रहो। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रेगुलरली सब चीजें अटेंड करते रहें, वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। घर की उल्टा कर दो इसे जरा, है ना, ये उल्टा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, है ना। सही, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि उसके बाद एक क्वेश्चन और करना है, वो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ना, उससे पूरी चीज रिवाइज रहेगी आपकी। देखो इसमें यही तो बोल रहा है ये, कि भाई एनर्जी स्टोर इतनी होती है और किसी स्टैंड में अगर आई करंट जा रहा है तो बोल रहा है रेट ऑफ एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर, मतलब ड्यू बाई dt, उसको आप डिफरेंशिएट कर दो। हाफ एल तो कांस्टेंट, आई तो चेंज होता है, तो हो जाएगा 2 into डी बाई, है ना, तो यहाँ से 2 कैंसिल, यू बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी एल आई इंटू डी। ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ यू हो गया। ये इक्वल है जो बैटरी एनर्जी सप्लाई करता है, तो बैटरी का वोल्टेज आप भी ले लो, बैटरी का वोल्टेज अगर हम भी ले लें, यहाँ ईएमएफ भी ले लो वो जरा, हाँ, तो बैटरी जिस रेट से एनर्जी सप्लाई करता है वो ई आई होता है। हाँ, मतलब यही तो ये बोल रहा है कि ई आई की जो वैल्यू होगी, ये एल आई इंटू डी आई बाई डी इक्वल अगर होगी, हाँ, तो वो टाइम क्या होगा, हाँ, भाई इससे बोला हुआ है, हाँ, फाइंड द रेशियो, रेशियो पूछा हुआ है इसका, इन दोनों का रेशियो पूछा हुआ है, मैं इक्वल नहीं बोला हुआ बल्कि रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड कॉइल तो रेट एट व्हिच द एनर्जी सप्लाई, तो इन दोनों का रेशियो पूछा हुआ है। वो ये पूछ रहा है कि एल आई डी आई बाई डी टी, है ना, का रेशियो आपका ई आई से क्या हो, आई तो ये वाला कैंसिल ही हो गया। अब बी आई बाई डी आप निकाल लो, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम जानते हैं, आई की वैल्यू होती है ई बाई आर इंटू 1/e⁻ माइनस टी बाई टाउ, होता है, या e⁻ माइनस आर टी बाई एल, यहाँ पर जब मैं इसको डिफरेंशिएट करके डी आई बाई डी निकालूंगा, वन का तो जीरो हो जाएगा, ये चीज डिफरेंशिएट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ई बाई आर, यहाँ पर हो जाएगा आर बाई एल, है ना, और ये चीज वैसी रह जाएगी ई टू द पावर माइनस आर टी, है ना, ई टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा इसलिए आपका आर टी बाई एल, हाँ, यहाँ से आप इसकी वैल्यू में देखो, आर तो कैंसिल हो गई, तो डी आई बाई डी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे आपका आंसर आ गया एल इंटू डी आई बाई डी की वैल्यू आ गई ई बाई एल इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई ताउ, आप लोग तो आर बाई एल को ताउ के ट्रांसफर भाई यहाँ पे आई आ गया। अब देखो सब चीजें अपने आप कैंसिल, अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया ई टू द पावर माइनस टी बाई, और इसने ऐसा डाटा सेट किया है कि इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो 0.1 सेकंड है, टाइम कांस्टेंट की एल बाई आर ही तो होता है, तो 1/10 मीन 0.1 सेकंड, और वो 0.1 सेकंड के बाद ही पूछ रहे हैं, मतलब दोनों चीजें 0.1 सेकंड है, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस 0.1 बाई 0.1, मतलब ई टू द पावर माइनस 1 मीन्स आपका आंसर जो होगा 1/e होगा, या किसी को हम देख सकते हैं 0.37, तो अगर ऑप्शन है 0.37 हो तो भी आप टिक करो, 1/e आपने भेजा है वो सही आंसर है ना, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना।
ठीक है नहीं? हाँ, मैं डाउट क्लास मैं शेड्यूल करता हूँ। नेक्स्ट वीक से आई विल शेड्यूल द डाउट क्लास। एक्चुअली मेरे दिमाग से भी हट गया था, पर एक्चुअली जो टाइम चेंज हुआ ना 4 to 3:30, उसमें फिर उन्होंने हटा दिया है। तो आई विल पुट ऑन द ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन आपकी डाउट क्लास लगवा लेता हूँ, ताकि वो क्लास उस दिन कोई है नहीं आपकी, तो 1 घंटे की डाउट क्लास में लगवा दूंगा, है ना? आई विल रिक्वेस्ट, है ना, मैं उनको करवा दूंगा। एक्चुअली वो जब 3:30 टाइम हुआ ना, तो उनका वो टाइम सेट नहीं हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने हटा दिया। आई विल पुट द टाइम डाउट क्लास। ये आपका गैस है ना? तो ये आपका हो गया 0.37 1/E, है ना? ये आपका। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, है ना, इसको जरा सा ट्राई करो। इसमें एल भी है, आर भी है, सी भी है, सब कुछ चीजें हैं इसमें। एल भी है, आर भी है, सी भी है, कहाँ गया वो क्वेश्चन? हाँ, ये सही है ना? इसको एक बार ट्राई कर लो, क्या पूछना चाह रहा है ये। अच्छा, ट्यूसडे को क्लास है वो। चलो मैं देख लेता हूँ, जो भी टाइमिंग्स बनती है आपकी, जैसे भी आपकी क्लासेस की जो सेटिंग होती है ना, उसके हिसाब से बना लेता हूँ time table, है ना? वो देख लेता हूँ वैसे, जिस दिन भी सेटिंग होती है उस दिन। जो टाइम चेंज हुआ ना उसमें कर दो। भाई टी इक्वल टू 0 पे इंडक्टर बिहेव करता है एज ए ओपन स्विच, एंड कैपेसिटर बिहेव करता है एज ए कंडक्टिंग वायर। और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे उल्टा हो जाता है। इंडक्टर एज ए कंडक्टिंग वायर और कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा? एज ए ओपन स्विच। तो आपको एल आई का रेशियो निकालना है, इंडक्टर से जो करंट जा रही है, आपको किसका रेशियो निकालना है? एल आई। मेनली इंडक्टर से करंट ही निकालना है आपने, कि टी इक्वल टू पे करंट आ गया 0 पे, तो एल आई फ्लक्स हो जाएगा। और टी स्क्वायर इन्फिनिटी पे करंट आ गया तो उसका एल आई फ्लक्स हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है, चेंज इन फ्लक्स कितना
ठीक है, चलो टेक दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क, मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। इसको लेकिन सॉल्व जरूर करना है। कल जो एक होमवर्क दिया था वो और ये दोनों क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, मुझे इसका आंसर चाहिए, तो आप टेक योर टाइम और सॉल्व कर लेना आपसे, ठीक है ना। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। वी हैव कंप्लीटेड a major chapter electromagnetic induction and next week we'll start with the alternating current, है ना। और ये दोनों क्वेश्चन मैं कल का भी होमवर्क क्लास का और ये होमवर्क ग्रुप में शेयर करूंगा, इसका मुझे आंसर आप बताना, तो मैं फिर उसको वेरीफाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.